Hello everybody, my dear 9th class students. My name is Neha Sajdev and I am your English educator at Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सप्लीमेंट्री रीड अ बुक जिसका टाइटल है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है द लॉस्ट चाइल्ड। और इतना ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है कि आई कैन चैलेंज दैट हर एक 9th क्लास का स्टूडेंट अपने बचपन के टाइम के साथ उसको बहुत अच्छे से एसोसिएट कर सकता है। तो जल्दी से देखते हैं क्या है ऐसी चीज इस टाइटल लॉस्ट चाइल्ड में। अब बिफोर प्रोसीडिंग सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी, थीम समझेंगे और फिर वर्ड टू वर्ड इस कंप्लीट चैप्टर को समझेंगे। बट लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये है क्या, ये टाइटल क्या है लॉस्ट चाइल्ड। तो जैसा कि हमें नाम बता रहा है लॉस्ट चाइल्ड, तो एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो गुम जाता है। तो वो कहाँ गुम जाता है? तो एक मेले में, एक फेयर में। अब जब हम छोटे होते हैं, हम अपने बचपन में ये मेला और झूले, खाना पीना, खिलौने, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हमको। सेम इज़ द केस विद इस चैप्टर में जो छोटा सा बच्चा है उसके साथ भी यही केस होता है। इनके पेरेंट्स इसको लेके जाते हैं छोटे बच्चे को एक बार एक फेयर विजिट कराने के लिए। पहले तो वो इतनी ज़्यादा भीड़ देख के थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है, बट जैसे ही वो कुछ अट्रैक्शंस देखता है वो लाइक ही इज़ हैप्पी और वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर जाग जाती कि यार ये क्या है, ये क्या है। तो फिर फाइनली वो अपना मूड बनाता है और बहुत खुश होकर वो अंदर मेले में एंटर होता है। जब वो जैसे ही एंटर करता है, हर एक स्टॉल वो सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें, बलून्स, फ्लावर्स, खिलौने, झूले, स्विंग्स, राइड, जो हर एक चीज़ उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता उन चीज़ों को लेने से। बट एट द सेम टाइम याद करिए अपने पेरेंट्स को। वो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो हिटलर पेरेंट्स, बट पेरेंट्स की भी कुछ मजबूरी होती है, कुछ कंडीशन होती है कि वो हर आपकी डिमांड विश को कंप्लीट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट होंगे या फिर उनको लगता होगा कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको नहीं लेके देते होंगे। और हमें ऐसा लगता है उस टाइम पे और कितने खड़ूस हैं हमारे मम्मी पापा, हमारी कोई बात नहीं मानते, हमें कुछ नहीं लेके देते, बाकी के पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। बट फाइनली इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। ऐसे ही बच्चा डिमांड करता है, जैसे आगे स्टॉल्स पे जाता रहता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ों को डिमांड करता रहता है और उनके पेरेंट्स कॉन्टीन्यूसली उसकी डिमांड को इग्नोर करते हैं या उसको बिल्कुल मना कर देते हैं। क्लियर नो टू हिज डिमांड्स या रिक्वेस्ट या हिज ऑल द प्लीड्स गोज इन वेन। अब फाइनली क्या होता है, जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना कि एक जगह पर अट्रैक्ट होते हैं और चली जाते हैं, उसी डायरेक्शन में उनको बिल्कुल होश नहीं होती कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं या नहीं है। और हो सकता है कोइंसिडेंस की पेरेंट्स का भी ध्यान किसी और चीज़ की तरफ होगा तो उन्होंने उनकी फिंगर छोड़ दी बच्चे की और बच्चा अलग हो जाता है। और जब फाइनली बच्चा एक और चीज़ के लिए रिक्वेस्ट या प्लीड करता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये चाहिए, और जब वो बोलता है और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, नो तो आना चाहिए, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो बच्चा इधर उधर पीछे मुड़ के देखता है, आसपास देखता है और दूर दूर तक जब बच्चे को अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लग जाता है और तुरंत जर्क से वहाँ पे जंप करके वहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है अपने पेरेंट्स को इधर उधर ढूंढने के लिए। अब जो सीन चल रहा था वो इतना ज़्यादा हैप्पी था, मेरी मोमेंट्स थे उसमें, वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़, मैं पूरी नहीं बता रही अभी, सस्पेंस लेट इट बी देयर, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि हमने ये देखा कि जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं वो दे आर आर सपोर्ट सिस्टम। लिटरली ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं इन ऑल आर गुड्स एंड बैड्स, दे आर ऑलवेज देयर। और हमें बहुत सपोर्टेड फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है जब हमारे मदर फादर हमारे साथ होते हैं। हमें कोई चीज़ बुरी या बहुत चीज़ बड़ी नहीं लगती क्योंकि वो हमेशा हमारे मूड एलिवेट करने के लिए हमारे साथ रहते हैं, हमें अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं। बट एक बार इमेजिन करिए कि इतनी ब्यूटीफुल सी जगह जैसा मेला है जहाँ पे हर एक स्टेप पे बच्चा दूसरी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही टाइम पे जब उसके पेरेंट्स नहीं होते तो वो मेला उसको एक डरावनी प्लेस लगने लग जाता है, एक हॉरर प्लेस से कम नहीं रह जाता वो उसके लिए। और अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए उस मेले से, बस
उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, दैट इज मदर एंड फादर। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मदर और फादर की जब वो हमारी लाइफ में नहीं होते। जब तक वो होते हैं तो हम उनको कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं कि यार क्या है, तब तक हमें लगता है कि यार ये बुरे हैं, ये गंदे हैं, ये हमें टोकते हैं, ये हमें रोकते हैं, ये हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते, ये हमें हमारी ड्रीम्स इंस्पायर नहीं करने देते। बट जब वो हमारी लाइफ में नहीं होते तो हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और तब हमें रियलाइज होता है लाइफ में उनसे बड़ी ब्लेसिंग या उनसे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं अगर वो मिल जाए। सो वी आर हैविंग द एंटायर वर्ल्ड विद अस। तो इतना बड़ा मैसेज दे रही है, इतनी ब्यूटीफुल सी स्टोरी, दैट इज द लॉस्ट चाइल्ड। तो जल्दी से देखते हैं कि आनंद राज मुल्क ने कितने अच्छे तरीके से स्टोरी को लिखा है। उतने ही अच्छे तरीके से हम इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज अभी रिक्वेस्ट करूं, अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चों पहले फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और स्टोरी तो ऑफ कोर्स पसंद आने ही वाली है, तो बहुत सारे दो चार थम्स बनाते जाइए। और अगर कुछ पूछना या कुछ बहुत अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, बिकॉज ये टीचर्स का मोटिवेशन होता है कि उनके बच्चे उनसे जुड़ रहे हैं और उनको चीजें अच्छी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे अबाउट द ऑथर जिसने इस चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड को लिखा है। द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मुल्क राज आनंद, हु वाज born on 12 December 1905 and was an Indian writer notably known for his works like the protest novel Untouchable and other works like Two Leaves and Bud and Coolie। इन चीज़ों की वजह से ये ऐसी राइटिंग्स थी इनकी, कुछ इन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, कुछ अदर वर्क्स थे जैसे कि टू लीव्स एंड बड कुली, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर या फेमस हुए। He was also the recipient of पद्म भूषण। तो ये जो आनंद राज मुल्क हैं इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिल चुका है। So this is very great thing in one's life। तो हम यहाँ से जज कर सकते हैं कितने अच्छे ये राइटर होंगे। और जो मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी है चैप्टर की, वहाँ से तो आपकी क्यूरियोसिटी पक्का बढ़ ही गई होगी टू रीड द चैप्टर टिल द एंड फाइन और टू अंडरस्टैंड द चैप्टर टिल द एंड। जल्दी से समझते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट children love their parents अनकंडीशनली। और यही चीज नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, ये बिल्कुल वाइज वर्ड्स है। नॉट ओनली चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स अनकंडीशनली बट इट इज ऑल्सो पेरेंट्स हु लव देयर किड्स unconditionally beyond all and to infinite, right? The lost child thinks of his father as a strict person when he demands toys from him. He doesn't press his parents for sweets or garlands etc. because he accepts that they'll never grant him his wish. अब देखो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि वो जो घूम जाता है बच्चा, वो अपने फादर को इनिशियली कंसीडर करता है कि मेरे पापा कितने हिटलर है, कितने गुस्से वाले हैं, वो तो कभी मेरी चीज़ नहीं मानने वाले, मुझे पता है मैं उनसे ऐसी कोई डिमांड करूँ ही नहीं क्योंकि वो मुझे क्लियर नो बोलने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए ना तो स्वीट्स के लिए, गार्लैंड्स के लिए, इन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते, बट ऐसी कोई चीज़ों को दिख जाती है जिसको लेने के लिए, जिसको अवेल करने के लिए वो अपने आप को रोक भी नहीं सकता क्योंकि बच्चा ही तो है अभी, ठीक है। सो बिकॉज ही एक्सेप्ट्स दैट दे विल नेवर ग्रांट हिम हिज विश। तो क्यों बार बार ऐसा सोचता है कि मैं ये चीज़ मांगूँ, बट वो उसके दिमाग में आ जाता है पापा मम्मा तो नहीं लेके देंगे, तो चलो वो छोड़ देता है उस चीज़ को बोलना, ठीक है। तो ऐसा क्यों छोड़ देता है? बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, कोई एक्सक्यूज दे देंगे, या तो बोलेंगे बहुत चीप है, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारे मतलब की नहीं है, तुम बहुत बड़े हो गए हो, क्या करोगे इस चीज़ का, ऐसा कुछ देखे। बट एक चीज़ है जहाँ पे बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता और उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो देखेंगे चैप्टर में वो क्या ऐसी चीज़ है, ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर। हमने समझ लिया ऑथर के बारे में, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड इसको समझना। So, it was the festival of spring. So what is festival of spring? Spring वो टाइम होता है जब हमारे विंटर्स एंड होते हैं और समर्स अप्रोच करते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो जनवरी टू मार्च या जनवरी फेब का जो मंथ होता है जो बहुत ही प्लेजेंट सा होता है। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है ये किसको सिंबल कर रहा है या ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑप्टिमिज्म, होप बता रहा है। यू नो व्हेन बच्चे जब बहुत एक्साइटेड होते हैं, ठंड खत्म हो गई और
गर्मियां भी नहीं आई है, तो बहुत खेलने कूदने का टाइम, मेले का टाइम एग्जैक्टली। सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलियस emerged a gaily क्लैड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द विंट्री शेड्स, क्योंकि अब क्या है, जो विंटर्स हैं वो एंड होने वाले हैं, मतलब विंटर्स ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं, तो बहुत छाया छाया जैसा मौसम है, मतलब बहुत धूप नहीं है, ब्राइट सन नहीं है, बिकॉज अभी समर्स अप्रोच नहीं करेगी, मिड वाला ये टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। सो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, अब विंटर के जो शेड्स हैं वो अगर हम पतली पतली गलियों में या सड़कों में कहीं भी, जो बिल्डिंग्स के नीचे जो पतला सा जो स्पेस होता है वहां पर देखें तो पूरी शेड्स ही शेड्स, मतलब प्लेजेंट लाइक फेवरेबल वेदर कंडीशन बताई गई है। एंड एलीज इमर्ज, और वहां से क्या इमर्ज होता है, वो क्या भीड़ में आते हुए दिख रहे हैं, अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, बहुत कलरफुली ड्रेस्ड और अलग अलग टाइप के लोग, वहां से भीड़ पूरी आ रही है, और वो किस तरफ हेड करे, टुवर्ड्स द फेयर हेड करे, मेले की तरफ जा रहे हैं। नाउ सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब यहाँ पे बताया कुछ लोग जो थे वो चल के जा रहे थे मेले के अंदर, कुछ लोग घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे। Being carried in bamboo, बैम्बू करके जो बुलेट कार्ट्स होते हैं ना, बैम्बू के जो लकड़ी के बने रहते हैं बुलेट कार्ट्स, या लकड़ी की सवारी जैसे पालकी जैसा होता, तो उनमें मूव होके वो लोग जा रहे थे। और ऐसे में वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, ही रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। आपने देखा छोटे छोटे से पतले पतले से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है अपने मम्मी पापा के उनके पैरों के बीच में से निकलते हैं और खेलते रहते हैं, बीच में से निकल जाते हैं। तो वो भी ऐसा ही कर रहा था। ये कौन सा चाइल्ड है? ये वही चाइल्ड है जो घूमने वाला है ना। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। सो व्हाट इज ब्रिमिंग ओवर? टू बी फुल ऑफ समथिंग। ही वाज फुल ऑफ लाइफ, लाइवलीनेस एंड लाफ्टर। तो यहाँ पे बच्चा किसका सिंबल बता रहे हैं हमें? हंसी खुशी का, जिंदगी का, लाइवलीनेस का। और इतनी मासूमियत, इतनी खुशी तो सिर्फ एक बच्चे के चेहरे पे ही देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाट द राइटर हैज रिटन कि दैट लिटिल बॉय वाज ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। जल्दी से रीड करते हैं फर्दर। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब यहाँ पे क्या बोले? Come, जैसे ऐसे देखा होगा ना आपने, आप भी कभी मेले गए होगे या मॉल्स या स्टोर्स, तो पेरेंट्स को कितना ज़्यादा हार्ड हार्टेड होना पड़ता है और अपने बच्चों को रेजिस्ट करना पड़ता है, मना करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं लेके देंगे, वो नहीं चाहिए बेटा, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ये अच्छा नहीं है। और बच्चे फिर भी लाइक उम्मीद भरी किरण से ऐसे देखते हो कि उनको वो चाहिए, और पेरेंट्स उनको ड्रैग करते हो आगे लेके जा रहे हो, चलो जल्दी चलो, समझ नहीं आती क्या? तो ये वही वाला सीन यहाँ पर हो रहा है। कम चाइल्ड कम। अब पेरेंट्स आगे हो गए, बच्चे की नजरें तो जहाँ पे वो अट्रैक्टेड है वहीं पर देखी जा रहे हैं कि उसको वो वो चीज मिल जाए। सो कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। जब वो पीछे पीछे छूट जाता था, ही वाज क्यों छूट रहा था? बिकॉज ही वाज फैसिनेटेड बाय आसपास की जो चीजें थी, बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। लाइन से जो टॉयज की शॉप लगी हुई थी उसको वो देख ही जा रहा था, कभी उसको प्यारा सा डॉग, कभी कोई बॉल, और वो सबको देखते देखते और वो बेचारा धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल रहा था। पेरेंट्स आवाजें दे रहे थे, कम चाइल्ड कम। नाउ ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call. अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज भी बोली गई, यहाँ से समझ में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स, राइट? He hurried towards his parents, वो भाग के जाता हरी करके, यार मेरे पेरेंट्स आगे ना चले जाए, मैं इतने बड़े मेले में कहीं घूम ना जाऊं, तो तुरंत वो जाता है भाग के अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने के लिए। His feet obedient to their call, और ऐसा बताया कि जो उसके फीट है बच्चे के, दे आर वेरी ओबीडियंट, कि अगर पेरेंट्स ने कॉल किया तो उनको फॉलो करना ही, बच्चे को फॉलो करना ही करना है। His eyes still lingering on the receding toys, और इसके आईज तो जो पीछे पीछे छूटते जा रहे हैं ना टॉयज में, आगे आगे जा रहे हैं, वो खिलौनों की दुकानें, वो जो सारी चीजें पीछे जा रही है, उसकी आईज अभी भी कहीं ना कहीं उस पर लिंगर ऑन कर रही है, अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही हैं। As he came to where they had stopped to wait for him,
He couldn't suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. अब यहाँ पे क्या बोला? As he came to where they had stopped to wait for him. अब जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पे पेरेंट्स ने बोला था कि तुम हमारा यहीं पर वेट करना, हम यहीं पर मिलेंगे. So as he came to where, they कौन है यहाँ पे? they यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है, मदर एंड फादर की. तो as he came to where, जब जैसे बच्चा उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे they had stopped to wait for him, जहाँ पे उसको बोला था कि यहीं पे इंतजार करना, तो वो अपने आप को वहां पे रोक नहीं पाता है. अपनी डिजायर, अपनी तीव्र इच्छा को वो दबा नहीं पाता है, अपने दिल की जो तीव्र इच्छा हो रही थी. इवन दो, हालांकि जानते हुए दैट द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन द आईज, जानते हुए कि यार वैसे घूर के देखेंगे कि नहीं चाहिए, ये चीज अच्छी नहीं है, जानते हैं, बट फिर भी उसकी दिल की इतनी तीव्र इच्छा, इतनी डीप बिलीव था, उसका इतना डीप डिजायर थी उस चीज को लेने की कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उनसे डिमांड करने लग जाता है. क्या करता है जल्दी देखेंगे आगे, ठीक है. सो नेक्स्ट, आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड. अब वो प्लीड करने लगे, वो रिक्वेस्ट करने लग गया, मामा प्लीज लेके दे दो, पापा प्लीज लेके दे दो. ऐसी वाली रिक्वेस्ट बहुत मासूमियत तरीके से बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं. सो आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और गुस्से में उसके पापा को बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं, क्या है ये, नहीं चाहिए ये, हम नहीं लेंगे. इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. व्हाट इज टायरेंट्स वे, जल्दी चेक किया था. क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर. तो जैसे कोई बहुत ही हिटलर टाइप के रूलर होते हैं ना, जो सामने वाले की किसी की बात नहीं सुनते, ना ही उनकी बातों को फॉलो करते, तो इस तरीके की फीलिंग अब बच्चे को अपने पापा के लिए आ रही थी. अब वैसे हम समझ सकते हैं कि उसके बच्चे के लिए अब उसके पापा की कोई हिटलर से कम इमेज नहीं बनी हुई है. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way, जैसे वो हमेशा गुस्से में और उसकी नीड्स डिमांड्स को दबाते हुए कि हम फुलफिल नहीं करेंगे उसको घूरते हैं, और वैसे ही उसको अभी देख रहे थे. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard feel. अब यहाँ पे क्या बोला है? His mother melted by the free spirit of the day. So what is melted? Became tender and loving. जहाँ पे उनकी माँ का दिल तो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही जल्दी पिघल जाता है बर्फ़ के जैसे, तो मदर थोड़ी सी मेल्ट हो जाती. क्योंकि क्यों होते हैं, रीज़न बताए, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. क्योंकि मेले का माहौल ही ऐसा होता है, इतना खुशनुमा से, इतना कैजुअल, इतना लाइट इन्वायरमेंट होता है कि मदर भी चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं बेटा, मैं ले दूंगी, थोड़ा आगे चलते हैं अभी अपन, ठीक है. सो his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. और बोलती हैं कि ये लो बेटा मेरी उंगली पकड़ो, चलो अपन आगे चलते हैं, मैं तुम्हें आगे से कुछ पक्का लेके दे दूंगी. Said, "Look, child, what is before you?" देखो देखो ये क्या है, आगे क्या आने वाला है. मतलब ये ऐसा बहाना दे रही, एक्सक्यूज दे रही, ताकि वो जल्दी से आगे आ जाए उस जगह को छोड़ के, और फिर आगे कहीं और से डाइवर्ट करेंगे उनको, ठीक है. So look, child, what is before you? It was a flowering mustard field. और आगे जब जाती है तो उसको दिखाती है क्या है वहाँ पे. अभी वो गार्लैंड की शॉप पे था, टॉय शॉप पे था, आगे इतनी बड़ी फील्ड होती है, वो भी येलो मस्टर्ड. मस्टर्ड होता है ना सरसों, सरसों में जब फूल आ जाता है येलो येलो कलर का, तो बहुत ही ब्राइट अट्रैक्टिव लगती है वो पूरी फील्ड. सो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. A pale like melting gold. So what is pale? Dull and colorless. Like a gold का कलर जो होता है ना, येलो बिल्कुल डल कर दो तो वो गोल्ड कलर बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल डल सा. pale like melting gold, जब गोल्ड को मेल्ट करते तो पूरा ऐसे स्प्रेड जैसा हो जाता है. चीज़ को मेल्ट करोगे तो स्प्रेड हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ पूरी स्प्रेड है, बिकॉज वो बहुत बड़ी सी फार्म है वो, ठीक है, फील्ड है. pale like melting gold as it swept across, और कहाँ तक वो पूरी स्वीप हो रही थी, across miles and miles of even land. So मतलब दूर दूर तक, मीलों मील तक उनको इतनी बड़ी मस्टर्ड फील्ड दिख रही थी, जिसकी तरफ वो बच्चे को भी अट्रैक्ट करना चाहती थी. किसी तरीके से मदर और फादर दोनों कोशिश कर रहे थे कि बच्चा डाइवर्ट हो जाए, बट बच्चा तो कहीं ना कहीं बच्चा ही है, राइट. नाउ अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. अभी देखो ये क्या है, ड्रैगन फ्लाइज. ऐसे आपने देखे हैं ना, अपन इनको हेलीकॉप्टर में बोलते थे बचपन में, ये वो वाली हेलीकॉप्टर है, या इनको ऐसा बोल दो कि ड्रैगन फ्लाइज है. सो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. अब ये देखो जो विंग्स है ना, ये पर्पल कलर के, तो गॉडी मतलब बहुत हेवी से, डार्क से,
ठीक है। बस्टलिंग का मतलब क्या था? टू मूव इन अ बिजी नॉइजी और एक्साइटेड वे, टू मेक समबडी मूव समवेयर क्विकली। सो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर मूविंग हियर एंड देयर, ऐसा बोल सकते हो, बहुत ही एक्साइटेड तरीके से इधर से उधर मूव कर रहे थे। अबाउट ऑन द गॉडी पर्पल विंग्स, अपने पर्पल विंग्स पे इधर से उधर मूव करते, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। जैसे मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती हैं, बिकॉज वो उनका फूड होता है। तो इसी की सर्च में यहाँ से वहाँ वो तेज तेज घूम रही थी इन सर्च ऑफ नेक्टर्स, फ्लावर्स नेक्टर। सो इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, सो व्हाट इज इंटरसेप्टिंग? टू स्टॉप और कैच समबडी, समथिंग दैट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे क्या बताया? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो गॉडी पर्पल विंग्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, ये क्या क्यों मूव कर रही थी इधर से उधर? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों में जो नेक्टर होता है उसमें जो स्वीटनेस होती है, जो मिठास होती है, वो बटरफ्लाइज या ये फ्लाइज उसको कंज्यूम करती है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it। बच्चों को कितना अट्रैक्ट करते हैं, आपने देखा है? कभी किसी बटरफ्लाई को देख लेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ लो, फाइनली पकड़ तो नहीं पाते। ऐसे बबल्स देखते हैं तो बबल्स को कैच करने की उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। बलून्स, बबल्स, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और वो कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को फटाफट पकड़ लें ना। द चाइल्ड फॉलोड देम, और बच्चा क्या कर रहा था? वो उन सारी ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो कर रहा था, बिकॉज वो तो सर्च करने के लिए इधर उधर उड़ रही थी और बच्चा उनके साथ साथ आगे आगे पीछे जा रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, व्हाट इज गेज? या टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तो देखते हुए कि कहीं इधर उधर ना चले जाए, तो बहुत फोकसली बटरफ्लाइज को, ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो कर रहा था ताकि वो मिस ना हो जाए और उसके पीछे पीछे वो जाता रहे ना। टिल वन, और कब तक देखता ऐसे करके कॉन्टिन्यूसली? जब तक वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक एक आध उनमें से अपने विंग्स को रेस्ट जब तक नहीं दे देती और शांति से एक जगह बैठ जाती, तब तक वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ता रहता था। Now, and he would try to catch it, और कोशिश करता था कि काश मैं इनको पकड़ लूं, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost got it in his hands। अब ये क्या? But it would go fluttering, flapping। So what is fluttering? To move or make something move quickly and lightly, especially through the air। जब हवा में कोई चीज़ तेजी से इधर उधर मूव करती है उसको फ्लटरिंग करना बोलते हैं, ठीक है। सो बट इट वुड गो, इट यहाँ पे किसको रेफर करा? फ्लाइज को, बटरफ्लाइज को, ड्रैगन फ्लाइज को। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब हवा में ऐसे ऐसे उड़ती हुई और अपने विंग्स को फ्लैप करती हुई वो आसमान में उड़ी जा रही थी, अप इनटू द एयर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जब वो बिल्कुल पकड़ने ही वाला था तो जितनी भी फ्लाइज थी वो और एयर में तेज उड़ती ही जा रही थी। देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। और तब मदर बहुत ही अब गुस्से में आ गई कि क्या कर रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, गुम ना जाए, इतनी भीड़ में क्या कर रहा है, कहीं अगर चला जाएगा इधर उधर तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो अब फाइनली मदर एक क्वेश्चनरी कॉल देती है, एक फाइनल, एक बहुत ही डराने धमकाने वाली कॉल कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, कम चाइल्ड कम कम। और क्या बोलते? कम ऑन टू द फुटपाथ, और आओ मेरे साथ बिकॉज अभी वो फील्ड में चला गया था वो अट्रैक्ट होके, तो अब बोलते कि आ जाओ और मेरे साथ फुटपाथ पे चलो और मेरे को फॉलो करो ना। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है, he ran towards his parents gaily, gaily। अब अपने पेरेंट्स की तरफ वो बहुत खुशी से भाग के, मेरे लिए बहुत खुश होकर अपनी पेरेंट्स की तरफ दौड़ के भागता है, and walked abreast of them for a while, और थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स के ahead of, abreast से आगे की तरफ, ahead of उनसे आगे जाता है, थोड़ी देर के लिए उनसे आगे चलता है। being however soon left behind, और
थोड़ी ही देर में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, पेरेंट्स आगे चले जाते हैं। और ये क्यों पीछे छूट जाता? बिकॉज ही वाज अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको देखता था अलोंग द फुटपाथ, मतलब वो जो फुटपाथ पे चल रहा था, अभी तो आगे हो गया था, जब मदर ने क्वेश्चन देरी कॉल दी थी तो उनके भाग के उनके पास गया और थोड़ा सा उनसे तेज तेज चलने लग गया। और सून उसका अटेंशन या अट्रैक्शन कहाँ जाता है? फुटपाथ पे जो वो छोटे छोटे लिटिल इंसेक्ट्स और वर्म्स होते हैं वो उनको देखने लग जाता है अलॉन्ग द फुटपाथ। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस, मतलब जो झुंड में अपने होल्स, मतलब होल्स या बोरोज में जो रहते हैं वहाँ जो तुरंत झुंड में जब सब बाहर आ रहे थे और सनशाइन को वो भी इंजॉय करना चाहते थे, तो इसका अट्रैक्शन जो है जो बच्चे का पूरा उनकी तरफ चला जाता है और जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है और पेरेंट्स फिर आगे हो जाते हैं। ठीक है, सो अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So what is teeming here? Teeming is used about a place to have a lot of people or things moving about in it. मतलब झुंड में जब ग्रुप में कोई चीज़ इकट्ठे होकर बाहर आती है। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब फिर जो बच्चा पीछे रह जाता है बिकॉज उसका ध्यान तो अभी कीड़े और मकोड़ों में ही है कि वो कैसे अपने छोटे छोटे होल से बाहर आते हैं, ग्रुप में एकदम से गलती से करते करते बाहर आते हैं, सनशाइन लेते हैं और एंजॉय करते हैं, वापस से लेते हैं। उसका पूरा टेंशन वहाँ चला गया जिसकी वजह से अपने पेरेंट्स से फिर से वो पीछे रह जाता है। अगेन ही लैग्ड बिहाइंड हिज पेरेंट्स। तो अब पेरेंट्स बोलते कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड। अब पेरेंट्स कहाँ से कॉल करते? फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। सो व्हाट इज अ ग्रूव? अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज। जैसा कि देख सकते हो कुछ वहाँ पे छोटे मोटे पेड़ भी होंगे, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, वहाँ पे कुछ ऐसा झुंड होगा पेड़ों का। सो वहाँ पे खड़े होके उनकी पेड़ों की छाया में खड़े होके वहाँ से आवाज देते हैं। सो हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ इमेजिन करिए कि यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा कुछ वेल भी है, ठीक है, ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेल है और यहाँ पे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे मदर फादर खड़े। सो कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टुवर्ड्स, और भाग के अपने पेरेंट्स की तरफ चला जाता है। तो अभी हमने देखा इतनी सारी चीजें हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, और बच्चा हर बार अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, बट पेरेंट्स का बहुत अच्छा वॉच है अपने बच्चे के ऊपर और तुरंत उसको बुला लेते कम चाइल्ड कम, और ऐसे करके वो बच्चे को अपने साथ रखते हैं। बट अब आगे हम देखेंगे कि कैसे स्टोरी में यू टर्न आता है और ये हमारा जो टाइटल लॉस्ट चाइल्ड कैसे जस्टिफाई होता है। टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू गिव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।